गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नीड, इम्पोर्टेंस एंड वर्क ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइब्रेरी ज़रूरी क्यों है, क्यों स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें लाइब्रेरी सेटअप करनी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमारा लास्ट टॉपिक लाइब्रेरी के बारे में था। आज हम जानेंगे कि लेबोरेटरी क्यों ज़रूरी है, लेबोरेटरी का क्या महत्व है, किसी भी स्कूल में लेबोरेटरी हमें क्यों फॉर्म करनी चाहिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हमें आज ये पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहला जितना भी टॉपिक था वो क्लियर कर लिया होगा, उसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई करी होगी आपने। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है ध्यान से, बहुत सही से। ठीक है, हम सब जानते हैं बेड हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, डाइट हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो डाइट अच्छे से हो जाए इसलिए हम जो है लाइन से पढ़ेंगे, हर लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए ज़रा लेबोरेटरी क्यों ज़रूरी है। लेबोरेटरी क्या होता है? प्रयोगशाला, जहाँ पर बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है और उससे सीखता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई स्कूल भवन में प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए। स्कूल में प्राय एक ही विज्ञान प्रयोगशाला होती है। ठीक है, कि मतलब हम सब जानते हैं, हम सब स्कूल गए हैं, कोई गवर्नमेंट में पढ़ा है, कोई प्राइवेट में पढ़ा है। ठीक है, 11th-12th के लिए तो होती है अलग अलग प्रयोगशाला, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, बायोलॉजी की अलग, लेकिन 10th तक जो स्कूल में है वो सिर्फ एक ही प्रयोगशाला है विज्ञान की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर संभव हो तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी, इन सब की अलग अलग प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए। जीव विज्ञान में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान आप जानते ही हो, फिजिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पानी के सिंक लगे हों। जो रसायन विज्ञान है, हमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें हमारी टेस्ट ट्यूब वगैरह धोनी भी पड़ती हैं, तो उसमें पानी के सिंक भी लगाए जाएं। वह उचित स्थान पर होने चाहिए ताकि प्रयोग के टाइम पर उनमें से उठने वाली जो दुर्गंध आती है उससे वातावरण खराब ना हो। यदि हो सके तो शिक्षण और प्रयोगशाला का कक्ष एक ही रखा जाए, मतलब लेबोरेटरी में ही आप पढ़ा सकें, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। एक तरफ शिक्षण की व्यवस्था हो और दूसरी तरफ आप प्रयोग भी कर सकें। ठीक है, मतलब जो रूम बनाना है आपको, कक्ष आपका इतना बड़ा हो कि आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सको। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि भाई एक कक्ष है, उसमें एक सेंटर में एक गेट लगवा दो, जब पढ़ना हो तो इधर आ जाओ इधर वाले एक पार्ट में, जब लैब में जाना हो तो नेक्स्ट पार्ट में चले जाओ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये आपकी लेबोरेटरी के बारे में पहला टॉपिक था, लेबोरेटरी क्यों ज़रूरी है। अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये देखना है। तो कह रहे हैं विज्ञान विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग, निरीक्षण, परिणामों का सहारा लेना पड़ता है। प्रयोगों के करने से छात्रों में स्वावलंबन, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व और आत्म अनुशासन के गुणों का विकास होता है। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा दिया टॉपिक, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि भाई हमने पढ़ तो लिया, बट क्या सच में ऐसा होता है? तो बच्चा अपने टॉपिक पर, अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, उसको आत्मविश्वास नहीं आ पाता, वो उसकी जिम्मेदारी ले नहीं पाता कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है। तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि जो प्रयोग हैं, बच्चे को ये सब चीज़ें उनके सब सवालों का जवाब देने में सक्षम होते हैं। प्रयोग करने के लिए जब तक उचित स्थान या उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे तब तक वे सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अभी प्रयोग करने के लिए जगह भी हो और सारे टूल्स भी मौजूद हों। तो कह रहे हैं कि भाई इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोगशाला का होना बहुत ज़रूरी है। प्रयोग करने के लिए जिस बड़े कमरे का प्रयोग स्कूल कॉलेज में किया जाता है उसे प्रयोगशाला कहते हैं। जहाँ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस कमरे को, उस रूम को क्या कहेंगे? प्रयोगशाला कहेंगे। विद्यालय में ही इसका स्थान होता है जहाँ विज्ञान संबंधी सारे उपकरण और सहायक सामग्री को क्रमबद्ध मतलब सीरीज में रखा जाता है। अब कहने कि प्रयोगशाला का महत्व और क्या उपयोगिता है, ये पॉइंट में समझाया गया है। देखें जरा क्या है।
तो कहना है पहला पॉइंट, विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन और स्वावलंबन जैसी भावनाओं का आसानी से विकास होता है। विज्ञान प्रयोगशाला में क्या होता है, छात्र अपने ऊपर विश्वास कर पाते हैं, अनुशासन में रह पाते हैं, स्वावलंबी हो पाते हैं। दूसरा, छात्रों में कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने का विकास होता है। भाई हम अगर कुछ करें, हम कहते हैं कि भाई लिख कर आप याद करो, लिख कर देखो जो भी आपने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको करते हो तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। बच्चा प्रयोग करेगा तो उसको इमेजिन करने में, कल्पना करने में सहायता मिलेगी और वो फैसला ले पाएगा कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है वो सही था ना। तीसरा पॉइंट, प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक वातावरण हम बना सकते हैं। साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वैज्ञानिक कैसे काम करते होंगे, हम सोचते हैं ना, तो प्रयोगशाला में बच्चों को काम करवा के एक वैज्ञानिक वाली फीलिंग आती है। फोर्थ, कि बालकों को अध्यापक और अन्य साथियों के निकट आने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है टीचर के, अपने साथियों के। टीम्स बन जाती हैं, टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, बच्चे आस-पास अपने साथ मिलकर काम करते हैं, अपने फैसलों को बांटते हैं, अपने चीज़ों को बांटते हैं, तो बच्चे का टीम वर्क भी सामने आता है। विज्ञान विषय का वास्तविक ज्ञान प्रयोगशाला की सहायता से प्राप्त हो सकता है। ठीक है भाई, अगर हम विज्ञान विषय को समझना है, जानना है, तो प्रयोगशाला इसमें हमारी, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें सवाल भर उठते हैं मन में, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन सवालों का जवाब हमें प्रयोगशाला में ही मिलते हैं। आगे, छात्र अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। वो वाली कहानी है ना, आपने पढ़ी होगी कि भाई बच्चा करके ही सीखता है। बच्चा जब तक करेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। स्कूटी सीखनी है तो स्कूटी चलानी पड़ेगी, तभी तो आएगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखता है। उसके बाद सामूहिक रूप से काम करने से सामाजिकता की भावना का विकास होता है। भाई अगर आप टीम में काम करोगे, सब मिलकर काम करोगे, तो समाज में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वह समाज में एक समाज की भावना आती है ना, कि समाज में हमें किस तरह से उठना बैठना है। नेक्स्ट, कि छात्रों को विषय जो पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, वो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला में सामान एक जगह रखा जाता है, अतः समय की बचत होती है। आगे है कि प्रयोगशाला में होने से उपकरण की टूट फूट कम होती है। प्रयोगशाला अगर है तो उसमें उपकरण कम टूटे फूटेंगे, क्योंकि उपकरणों को एक जगह से अगर हम दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसमें दिक्कत सकती है, सामान गिर सकता है, टूट सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। अगला है कि जब बालक स्वयं काम करते हैं तो खुश हो जाते हैं। बच्चों को कभी आप कहो कि हाँ भाई आज आपको लैब मिल जाएंगे, बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखो फिर कि हाँ भाई आज कुछ करने को मिलेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के निर्माण के समय किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब हम किस बातों का ध्यान रखें रूम्स को तैयार करते वक्त रसायन विज्ञान की। पहला, छात्रों की संख्या कितनी है। दूसरा, कि प्रत्येक छात्र के आराम से काम करने के लिए न्यूनतम स्थान है या नहीं है, कितनी ज़रूरत है। अधिक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण, मतलब जो भी आपको इस्तेमाल में आते हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। प्रयोगशाला में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर कक्ष को फिल्म या स्लाइड प्रोजेक्टर के उपयोग के लिए कमरे में अंधेरा करके डार्क रूम की तरह इस्तेमाल कर सके, मतलब प्रोजेक्टर का भी हमें इस्तेमाल करना है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। विज्ञान अध्यापकों की स्कूल में संख्या कितनी है। विज्ञान कक्ष इस प्रकार का हो जहां वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो सकने की सुविधा हो, जहां छात्र व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों ही रूप में आसानी से कार्य कर सकें। ठीक है भाई, तो ये कुछ 8 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं व्यवस्था करते वक्त किसकी, प्रयोगशाला की। भाई अगर एक बताओ, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की लैब आप बना रहे हो और बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, रूम छोटा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चे के ऊपर केमिकल गिरने का डर रहता है। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी होगी, स्कूल की, स्कूल टीचर्स की। तो टीचर्स भी देखें और स्कूल का मैनेजमेंट भी ये देखे कि जो भी व्यवस्था की जाएगी वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल के अनुसार बच्चा नहीं ढलेगा, बच्चे के अनुसार आपको सारी व्यवस्था करनी है। केमिकल्स आप ऐसे रखें कि जिससे बच्चे का नुकसान ना हो। बच्चे को समझाएं, सिखाएं कि आपको किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बच्चों को ज़रूरत का हर सामान आपको आपकी प्रयोगशाला में रखना होगा, तभी वो प्रयोगशाला किसी काम की, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं। ठीक है, आगे टॉपिक है वो है साइंस लेबोरेटरी फॉर हाई स्कूल।
अब हाई स्कूल की बात कर रहे हैं कि हाई स्कूल में किस तरह की साइंस लैबोरेटरी होनी चाहिए। तो आपको 8 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो प्रयोगशाला बनानी है उसके क्या कहा गया है, देखो जरा। पहला है लेक्चर रूम कम लैबोरेटरी, व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला, और दूसरा है सर्व उद्देश्य प्रयोगशाला, ऑल पर्पस लैबोरेटरी। क्या होता है देखते हैं जरा। तो पहला क्या है कि व्याख्यान सह कक्ष सह प्रयोगशाला, लेक्चर रूम कम लैबोरेटरी। तो इसमें क्या होता है, इस योजना को सबसे पहले डॉक्टर R.H. व्हाइट हाउस ने प्रस्तुत किया था, जो सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में प्राचार्य थे, मतलब वहां के हेड थे। इस योजना को पंजाब सरकार ने मान लिया था, क्योंकि इस प्रकार की योजना से ज्ञान के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती थी। साथ ही योजना आधुनिक, सुविधाजनक और कम खर्चीली भी है, मतलब इसमें खर्चा भी कम होता है। जहां खर्चा कम हो वहां सरकार सबसे पहले जाती है, उनको फंड बचाना ना अपना, इसलिए डॉक्टर R.H. व्हाइट हाउस ने एक मिश्रित विज्ञान के कमरे और प्रयोगशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसमें कि 40 छात्रों के सम्मुख प्रदर्शन की और 20 छात्रों के प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था थी। देखो, कम खर्चीला है वो वाली बात सही है, लेकिन हमें खर्चे से मतलब नहीं है, वो व्यवस्था बच्चे के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो जो ये व्यवस्था थी बच्चों के लिए सही थी कि एक जगह बच्चे पढ़ भी रहे हैं और दूसरी जगह बच्चे एक्सपेरिमेंट करके उसको देख भी रहे हैं, तो सब एक ही रूम में व्यवस्थित था। ठीक है, अब देखो भाई कौन कौन से इसमें प्रावधान थे, विवरण थे योजना के। पहला है रूपरेखा। तो डॉक्टर R.H. व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रयोगशाला एकत्रित रूप में बनाने का सुझाव दिया था उन्होंने। इसका आकार 45 गुणा 25 रखने का उन्होंने सुझाव दिया। आधी जगह व्याख्यान के रूप में, आधी जगह प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने की हिदायत दी। दीवारें कैसी हों? दीवारें मजबूत होनी चाहिए, मोटाई 1 फुट 6 इंच होनी चाहिए। दीवारों पर पेंट और डिस्टेम्पर करवा देना चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष सफेदी न करवानी पड़े, मतलब सफेदी का भी खर्चा बच जाए, इसलिए डिस्टेम्पर और पेंट करवाओ कि पेंट डिस्टेम्पर साफ हो जाते हैं। कपड़ा मारो गीला और वो साफ, टीवी में आ रहा था ना। उसके बाद दरवाजे और खिड़कियां, तो 2 दरवाजे हों और 3 खिड़कियां भी वहां पे होनी चाहिए। दरवाजों को बाहर की ओर खुलना चाहिए, ताकि दुर्घटना के समय दोनों दरवाजे को एकदम खोलकर बाहर जाया जा सके, मतलब कमरे के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। आजकल गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके के कमरे बनाए गए हैं कि दोनों सिरों पर दरवाजे होते हैं, ताकि बच्चे कोई दुर्घटना होने पर दोनों गेट से बाहर आ सके। इनमें एक दरवाजा तो व्याख्यान कक्ष के बाहर की ओर खुलना चाहिए। दरवाजों के सामने वाली दीवार पर 6 इंच चौड़ी और 8 इंच ऊंची 3 खिड़कियों का प्रावधान होना चाहिए। उनमें से 2 खिड़कियों तो व्याख्यान कक्ष की सीटों के पास और 1 खिड़की प्रयोग कक्षा की बेंच के पास होनी चाहिए, मतलब जहां पर हम पढ़ा रहे हैं 2 खिड़कियां वहां हो, और जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खिड़की वहां होनी चाहिए। कह रहे हैं इन खिड़कियों पर क्या लगानी है, हमें जाली भी लगानी है, ताकि मच्छर मक्खी अंदर ना आ सके। ठीक है, फिर है रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जितनी भी दूषित हवा है वो कमरे से बाहर जा सके। 1-2 दूषित वायु के बाहर फेंकने वाले पंखे भी हों, एग्जॉस्ट फैंस। फर्श कैसा हो? फर्श सीमेंट का बना होना चाहिए, ढलवा मतलब ढलावदार होना चाहिए, गंदा पानी एकदम से बाहर जाए, गंदा पानी रुकना नहीं चाहिए। दीवारों और फर्श के नीचे में कोने गोलाई के रूप में होने चाहिए, ताकि कोनों में गंदगी जमा ना हो, मतलब गंदगी हमें किसी भी तरीके से रूम में नहीं रखनी है, फिर गंदगी से बच्चों का स्वास्थ्य भी इफेक्ट होता है। सही है। अगला पॉइंट क्या है, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड। तो कह रहे हैं 2 दीवारों पर बड़े श्यामपट 10 गुणा 4 के होने चाहिए। इनमें एक श्यामपट व्याख्यान कक्ष की दीवार पर और दूसरा कहाँ होना चाहिए, प्रयोगशाला में, ताकि कुछ लिख के समझाना हो तो वो हो सके। कह रहे हैं जिन दीवारों पर ये श्यामपट लगे हैं उससे 3 फुट की दूरी पर अध्यापक की मेज हो, और मेज का आकार कितना हो, 6 गुणा 2.5 होना चाहिए। अब छात्रों की कुर्सी और मेज कैसी हो? तो कह रहे हैं 40 छात्रों के लिए 20 दोहरे मेज और 40 कुर्सियां होनी चाहिए। प्रत्येक मेज में ड्रॉर की व्यवस्था हो, ताकि छात्र अपना सामान रख पाए। मेजों की ऊपर सतह बिल्कुल सीधी और साफ होनी चाहिए। ये बच्चों की टेप बेंच के बारे में बताया गया है। अब लेबोरेटरी है तो सिंक भी होगी। तो कह रहे हैं प्रयोगशाला में 3 सिंक का प्रावधान बताया गया है। 1 सिंक की व्यवस्था अध्यापक मेज पर हो, 2 सिंक का इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं।
अब इन सिंकों को कक्ष में छात्रों की मेजों से दोनों ओर लगा होना चाहिए। उसके बाद है तुला। कह रहे हैं कम से कम 12 भौतिक तुला, तुला मतलब जिसमें तोलते हैं, तराजू। 2 रासायनिक तुला की व्यवस्था, मतलब 12 भौतिक और 2 रसायन तुला की व्यवस्था हो। इन तुलाओं को जमीन से 3 फुट ऊंचाई पर दीवारों के साथ रख देना चाहिए। आगे ये बोलते हैं अलमारियां भी होनी चाहिए। अब रूम्स में अलमारियां कैसी हो कि रसायन पदार्थों और कुछ उपयोगी यंत्रों के रखने के लिए 8 अलमारियां 7 गुणा 5 गुणा 2 व्यवस्था की होनी चाहिए। 8 अलमारियां चाहिए लेबोरेटरी के अंदर। अलमारी में सारे के सारे उपकरण विषयों के अनुसार और क्रम के अनुसार रखे हो, मतलब सबका क्रम पता हो। जो भी लैब में काम करने वाला इंसान है, व्यक्ति है, टीचर है, उसको पता हो कि सामान कहाँ पर रखे हैं, इसको ऐसे क्रम में लगाएं। बच्चे ढूंढते ना फिरें। आपने कहा कि भाई यहाँ सामान रखा है ताकि बच्चे को ढूंढने में आसानी हो। फिर है पानी की व्यवस्था। कह रहे पानी का कोई भी साधन क्यों ना हो, प्रयोगशाला में समुचित पानी की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। प्रयोगशाला की छत पर एक बड़ा ड्रम रखना चाहिए जो कि पानी से भरा हो। इस ड्रम में से सिंकों में पानी आराम से पाइप द्वारा आ सकता है। ठीक है, तो कहने के भाई इस प्रकार मिश्रित प्रयोगशाला के बहुत लाभ हैं। ऐसी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक वातावरण बना रहता है, अध्यापक आसानी से निरीक्षण कर सकता है और ये छात्र और टीचर, अध्यापक सबके लिए लाभदायक है। नीचे जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर है कि इस तरह की लेबोरेटरी में किस तरह से काम होना चाहिए। तो देखें, ये आपका स्टोरेज क्लास है, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज यहाँ हो सकता है। ये आपका डार्क रूम बन सकता है। ये डोर है, ठीक है, अंदर आने के लिए। ये विंडो हो गया आपका, ये भी डोर है। ये आपकी अलमारी बना दी गई है, ठीक है। ये आपका ब्लैक बोर्ड लगा दिया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड दोनों तरफ गए थे ना, एक प्रयोगशाला में और एक ऊपर। ये आपका सिंक लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो इस प्रकार से सही है। आज की जो हम स्कूलों में देखते हैं लेबोरेटरियां, वो एक हद तक इसी तरीके से बनाई गई हैं। सिंक भी होता है, ठीक है, बेंच भी हैं बच्चों के बैठने के लिए, अलमारियां बनाई गई हैं, ब्लैक बोर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें आज के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इवन इन प्राइवेट स्कूल्स, हर जगह पर जो आपकी लेबोरेटरी है वो एक हद तक इस तरीके की ही बनाई गई है। ये आपका पहला पॉइंट था कि लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, जहाँ पर लेक्चर रूम भी और लेबोरेटरी भी कम है। अच्छा, ये चीज़ नहीं है कि भाई दोनों में मतलब स्कूल में अगर हम जाएंगे पढ़ाई भी इस तरीके से हो रही है। सेक्शंस अलग होते हैं, मतलब लेक्चर्स अलग होते हैं और लेबोरेटरीज अलग होती हैं। ऐसा प्रावधान करा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे वाला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है ऑल पर्पस लेबोरेटरी, सर्व उद्देश्य प्रयोगशाला। तो करें इस प्रकार की प्रयोगशाला में एक ही स्थान पर व्याख्यान और प्रयोग दोनों होते हैं, मतलब एक ही रूम में एक्सपेरिमेंट भी होगा और प्रयोग भी कराए जाएंगे। प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं तीनों के प्रयोग किए जाने की व्यवस्था होती है। मतलब एक ही लैब है, वहां आप केमिस्ट्री भी करवा लो, फिजिक्स भी करवा लो और क्या नाम है, बायोलॉजी भी करवा लो, ठीक है। कह रहे हैं ऐसी प्रयोगशाला का आकार बालकों की संख्या के अनुसार ही रखा जाता है। भाई बालक की संख्या कितनी है उसके अनुसार ही रूम का सिलेक्शन होगा, उसको बनवाया जाएगा। 40 बच्चों के लिए 45 गुणा 25, सेम जो पहले वाले टॉपिक में था उतना ही आकार रखा गया है। कह रहे हैं इस प्रकार के कमरे में 2 भागों में बांटा गया है। इसके लिए एक बड़े भाग को प्रयोग और व्याख्या कक्ष के रूप में बनाया गया है और दूसरे भाग में 2 कमरों की व्यवस्था है, जिसमें एक कमरे को सामान घर के नाम पर, दूसरा कमरा अंधेरे कमरे के नाम पर पहचाना जाता है। मतलब हुआ क्या कि एक बड़ा कमरा है, उस बड़े कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कमरे में आपका व्याख्यान हो रहा है और प्रयोग हो रहे हैं और एक साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में डार्क रूम बना दिया और एक में स्टोरेज का काम कर दिया आपका। कहते हैं पहले कमरे अर्थात सामान घर और तैयारी कक्ष में ऐसा कीमती सामान रख दिया जाता है जिनकी जरूरत रोज नहीं पड़ती है, सिर्फ और वे सारी सुविधाएं इस कक्ष में होनी चाहिए जिससे कि अध्यापक अपने पाठ से संबंधित प्रयोगों की तैयारी कर सके। इस कक्ष में 4 दरवाजों की सुविधा होनी चाहिए, मतलब 4 गेट भी हों। इनमें से 2 दरवाजे बाहर और एक अंधेरे कमरे में और एक प्रयोगशाला में खुलना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं इस प्रकार की प्रयोगशाला में फर्नीचर और बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
आगे कह रहे थे कि भाई इस प्रकार की प्रयोगशाला में फर्नीचर और बैठने की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसी प्रयोगशाला में 10x4 आकार के 2 बड़े श्यामपट्ट दीवारों पर लगाए जाने की भी व्यवस्था हो। कमरे की दीवारों में अलग अलग रसायनों, बोतलों और फ्लास्क आदि के रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके केंद्र में आसानी से उठाई जाने वाली 6 मेजें लगी होनी चाहिए। इस प्रकार की मेजें छात्रों के बैठने के लिए, लिखने और प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन ये सभी मेजें एक आकार की और समतल होनी चाहिए। तो कुल मिला के दोनों बातों में जो है सेम तरह की बातें कही गई कि बच्चों को किस तरीके से जो है हमें व्यवस्थित करना है। तो दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सेम है, किस तरीके से जो है साइंस लेबोरेटरी की व्यवस्था हो हाई स्कूल में। आप एक बार पढ़ लेंगे इसको, कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपको यही करना है, ठीक है।